गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने क्या की थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर किसी बच्चे को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत है, आपको साइड मैंने नोट्स भेज रखे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के और बुकलेट के नोट्स और भेज दूंगा। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हमें उससे भी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, परंतु जो ये थ्योरी है CFT, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। इसके ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के। CFT का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब एक बात बताओ, पिछली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चों किस चीज पे डिस्कशन किया था हमने? बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बोला था कि एक लाइगेंड होता है, वो क्या करता है, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वहां पर मेटल का क्या काम होता था बच्चा? वहां पर मेटल का काम ये होता था कि मेटल जितने लाइगेंड्स आते हैं उतने ऑर्बिटल खाली प्रोवाइड करा के दे, और उसके बाद में वो खाली ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करे, सेम एनर्जी के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए और लाइगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। और उसमें आपको मैंने बताया था, अगर N-1D यूज करता है तो इनर कॉम्प्लेक्स कहलाता है, अगर ND यूज करता है तो वो क्या कहलाता है? आउटर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अगर वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर डायमैग्नेटिक की बात करूं मैं तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट थी? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब अपनी यहाँ पर थ्योरी पे आते हैं। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो रिकैप कर दी मैंने, आपको ध्यान में आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, परंतु किसी बच्चे के याद नहीं है तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। The CFT is an electrostatic model। अब पिछला मॉडल या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों किसके ऊपर डिपेंड थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली ऑन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेबल थी। और ये CFT है बच्चों, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है बच्चों? आयंस के बीच में। मतलब बच्चों यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होगा। इस बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है यहाँ पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। विच कंसीडर्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयोनिक arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligands। ये अभी मैंने जो पढ़ा है उसका मतलब ये है बच्चों, लाइगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। आयनिक का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स होता है ना बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, उसी प्रकार मेटल लाइगेंड को अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स के द्वारा। तो ऊपर वाला आप समझ गए होंगे। अगर आपको पूछ ले CFT क्या होती है तो आप बोलोगे CFT इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल इन विच ligands and the metal atom are treated as a ions and they attract toward each other by the electrostatic force। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमने पढ़ा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कुछ साइंटिस्ट ने अजम्पशन मांगे थे। इसे मैं बच्चों रब कर देता हूं ताकि ऊपर कुछ न कुछ करवा सकूं, आपको मैं एक्सप्लेन करने के काम आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डेवलप कर देता हूं, ऊपर CFT पढ़ेंगे। अब बच्चों साइंटिस्ट ने कुछ अजम्पशन माने। भाई अजम्पशन कुछ न कुछ, जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अजम्पशन माने इनर ऑर्बिटल होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मेटल एटम होता है, वो ऑर्बिटल खाली करवा के देता है। उसी प्रकार 3-4 अजम्पशन इसमें है और इन अजम्पशनों को सीखते हैं। चलो अब देखो पहला अजम्पशन क्या बोलता है। आयनिक लिगेंड सच एज Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, मतलब आयनिक लिगेंड की बात कर रहा हूं मैं। आपको मैंने बताया था बच्चों लिगेंड होते हैं या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए या बच्चों उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या? या बच्चों उनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, उसे हमें लिगेंड बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब देखो आयनिक लिगेंड सच एज Cl नेगेटिव OH नेगेटिव आर रिगार्डेड एज ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब क्या कह रहा है बच्चों, हमें पता है कि हमें आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर दिखानी है।
तो आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है जो चीज नेगेटिव है, जो चीज नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसे नेगेटिव पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज मतलब ऐसे, ये डॉट है ना, बड़ी बना देता हूं मैं, ऐसे एक डॉट, छोटी सी डॉट, मतलब इसे बच्चों पॉइंट चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इसे पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया है। अंडरस्टैंड? अब आगे क्या कहता है, एंड न्यूट्रल लिगेंड रिगार्डेड एज ए डाइपोल। अब न्यूट्रल लिगेंड रिगार्डेड एज ए डाइपोल, अब ये न्यूट्रल लिगेंड होता है बच्चों, इसको एक डाइपोल की तरह ट्रीट किया गया है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल, जिसमें दो पोल क्रिएट हो जाए। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको, देखो ये बच्चों NH3 होता है, ये बच्चों NH3 होता है। आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये पार्शियल नेगेटिव होता है कि नहीं होता। अब हाइड्रोजन की बात करूं तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर देखोगे कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज यहां पर दो भागों में बट गया ना, दो पोल क्रिएट हो गए, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इसे डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं। किस तरह? डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं। दोबारा से रिकैप करता हूं ये पॉइंट बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज लाइगेंड है उन्हें नेगेटिव पॉइंट चार्ज मानते हैं, अजम्पशन है, माने गए हैं। और जो डाइपोल है, सॉरी, जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको डाइपोल माने गए। डाइपोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया हमने, एक तरफ नेगेटिव कर दिया। अंडरस्टैंड? अब अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या कहता है, और इसे मैं साथ के साथ रब कर देता हूं, ठीक है। मेटल लाइगेंड बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट। मैंने पहले ही बोला था इस थ्योरी में हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, बल्कि प्योरली आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे, जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो। इज इट ओके और नॉट? देयर इज नो ओवरलैपिंग। आप बताओ, हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं बच्चों, आपने हाइब्रिडाइजेशन की होगी, ये ऑर्बिटल ऐसे होता है और ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसे हम ओवरलैपिंग बोलते थे। और बच्चों ये ओवरलैपिंग किस चीज में प्रेजेंट थी? बच्चों ये ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, परंतु जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो CFT है यहाँ पर। और CFT क्या करती है, कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती ही नहीं, ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनता, तो ओवरलैपिंग कहां करेगी? तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाती है, इसलिए ये ओवरलैपिंग शो नहीं करती। द मेटल लाइगेंड बॉन्ड इज नॉट ए कोवेलेंट, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अंडरस्टैंड? बॉन्डिंग इज देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज मेटल आयंस। अब देखो आप कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किस प्रकार होती है कि मेटल एटम होता है बच्चों, उसके ऊपर हम लिखते हैं, कभी बुक में देखना, M मेटल एटम को दर्शाता है, N पॉजिटिव मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना प्रेजेंट है। और जो लाइगेंड हमने बात ही की थी बच्चों, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर जो न्यूट्रल हो और उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, जो न्यूट्रल हो और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो अब बच्चों ये पॉजिटिव तरफ अट्रैक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? ये पॉजिटिव तरफ अट्रैक्शन होगा इनका। तो नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ भागे, तो वहां पर कौन सा फोर्स होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब अगले पॉइंट की बात करता हूं बच्चों, अगला पॉइंट आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है मैंने पिछली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि डी बनाया था मैंने। डी में 5 ऑर्बिटल दिखाए थे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल दिखाए थे। जब मेटल आयन, कोई भी मेटल आयन मान लो, बेशक क्रोमियम मान लो आप, क्रोमियम 3 पॉजिटिव मान लो, कोई क्रोमियम छोड़ो आप, N पॉजिटिव मान लो, कोई मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? N पॉजिटिव है। तो बच्चों जब तक उसके पास लाइगेंड नहीं आता है, जब तक उसके पास लिगेंड नहीं आता है, तो
तो ये इन पांचों की एनर्जी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि इनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ये अगले भाग में सीखेंगे कि अगर लाइगेंड आता है तो इनको डिस्टर्ब कैसे करता है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो किस प्रकार डिस्टर्ब करता है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो किस प्रकार डिस्टर्ब करता है। आप इस बात को मानकर चलो कि अगर मेटल एटम अकेला है, अकेला क्रोमियम कहीं पड़ा है, उसके पास कोई लाइगेंड नहीं है, कोई भी प्रकार का पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल लाइगेंड नहीं है, सॉरी पॉजिटिव लाइगेंड नहीं होता, लाइगेंड नहीं है, तो वो इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल होते कौन कौन से हैं बच्चों इसके? dxy, dyz, dxz, dx² - y² आपने पढ़ा होगा, और ये होता है dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है जब तक इसके पास कोई लाइगेंड नहीं जाता है। अगर जब लाइगेंड जाना शुरू होता है, जब लाइगेंड इसको अप्रोच, ये मेटल एटम मानो, और जब लाइगेंड अप्रोच करना शुरू करता है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो 6 लाइगेंड अप्रोच करना शुरू करेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से 6 करेंगे। जब लाइगेंड्स इसके पास जाते हैं तो इसकी सेम एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों हो जाती है इसके बारे में भी अगले सेक्शन में पढ़ेंगे हम। अब देखो, द 5 ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब बच्चों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को ही हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। द 5 ऑर्बिटल आर डीजनरेट या सेम एनर्जी व्हेन द मेटल इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट का मतलब अकेला प्रेजेंट हो। व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब जब लाइगेंड उसके साथ अटैच हो जाते हैं आकर, तो क्या होता है? द डीजनरेसी इज डिस्ट्रॉयड। वो डीजनरेसी होती है बच्चों, वो खत्म हो जाती है। अब इसी बात को समझते हैं कि डीजनरेसी खत्म क्यों होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम जो 5 डी ऑर्बिटल की बात की थी, कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। इन 5 डी ऑर्बिटल की बात की थी। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, ये होते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देख लो आप। इनकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इस प्रकार। अगर इसको मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता हूं, इसको नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब देखो इन 5 डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर के बारे में देखो, आप देख लो, गौर से देखो, मैं समझा भी दूं आपको किस प्रकार ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, मैंने क्या लिखा है? dxy, मतलब dxy ऐसा डी ऑर्बिटल जो xy प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो। xy प्लेन, ये प्लेन xy मान लो, ये दीवार मान लो, ये पूरा बोर्ड आप xy प्लेन में मान के चल सकते हो। अगर ये x एक्सिस मानता हूं बच्चों और ये मैं y एक्सिस मानता हूं, तो इस प्लेन में जो भी प्रेजेंट होगा, कैसे, यहाँ सेंटर से ये ऑर्बिटल बड़े सारा बना देता हूं मैं, ये ऑर्बिटल बना देता हूं मैं, तो इसे मैंने क्या बोल दिया? dxy ऑर्बिटल। ठीक है, और आप लोग ये और ये सेम बना दिया आपने। नहीं बच्चों, ये सेम नहीं है। यहाँ पर x y एक्सिस लिखा है मैंने,
परंतु यहाँ पर वाई जेड लिखा है। अब इस प्लेन को वाई जेड प्लेन ले लो आप, इसके बीच में ऑर्बिटल बना लो। ये बच्चों मैंने जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन लिया है, और ये बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑन द एक्सिस। याद रखना ये दोनों एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट। एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये बताता हूं। ये लाइनें होती है, ये एक्सिस बोलते हैं। ये लाइनें एक्सिस के ऊपर ये दो ही प्रेजेंट है। देखो एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, एक्सिस के ऊपर है कि नहीं प्रेजेंट, ये दो ही प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो इस बात को। और ये इन बिटवीन एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से समझ लो आप, इनको देख लो गौर से। अभी आपसे मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं या बात करने वाला हूं, ताकि आप समझ सको। इससे बच्चों आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, और मैं इसे रब कर रहा हूं अब। ठीक है, अब एक बात समझो बच्चों आप, मैंने बोला कि मेटल एटम फ्री स्टेट में है, तो एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल आर सेम। ठीक है, परंतु हमें अब देखनी है कि मेटल एटम होता है वो लाइगेंड के साथ बाउंड होता है, तब एनर्जी डिस्ट्रॉय क्यों होती है। लेट अस अंडरस्टैंड। ये मेटल एटम मान लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर ये लाइगेंड्स आते हैं, आपको पता है। ये पीछे, ये ऊपर से आता है तो वो पीछे से आता है, और ये इस साइड से लाइगेंड्स आते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, समझ रहे आप। अगर मैं यहां पर एक प्लेन लूं, ठीक है बच्चों, सॉरी, इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं बच्चों, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, इसको जेड एक्सिस। मतलब ये बोर्ड पे लिखिए बच्चों इस तरह, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब मैं यहां पर पहला डी ऑर्बिटल को बनाता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर यहां पर सेंट्रल एटम मेटल प्रेजेंट है, अब देखते दो इस बात को। अगर यहां पर सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है तो अब आप देखोगे कि इसमें दिखाया जैसे मैंने कि एक लाइगेंड ऐसे आता है, ठीक है, एक लाइगेंड पीछे से आता है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो आप। तो यहां पर मेटल प्रेजेंट है, और मेटल के ऑर्बिटल इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। ये कौन सा हो गया, वाई जेड मान लो इसको, इसको एक्स जेड मान लो, इसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लो। थोड़ा सा ध्यान लगाना बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसे ठीक है। अब यहां पर मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऐसे लाइगेंड आता है बच्चों, ऐसे लाइगेंड आता है, मतलब डी जेड स्क्वायर की बात कर रहा हूं, जेड एक्सिस के हिसाब से लाइगेंड आता है। अगर जेड एक्सिस, ये यहां पर जेड एक्सिस ऐसे मानी है हमने, ऐसे लाइगेंड आता है, तो सबसे जेड एक्सिस पर कौन सा ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये आपको मैं बताता हूं, अगर यहां पर ऐसे ये सेंट्रल एटम मेटल एटम है और ये जेड एक्सिस मान रहा हूं मैं, और इसके ऊपर अगर क्या चीज प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल का डी जेड स्क्वायर प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही तो लाइगेंड आ रहा है और इसके सामने ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ऑर्बिटल में बच्चों क्या चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन। और लाइगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे हो इस बात को। तो
तो इनके बीच में रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? अगर रिपल्शन होगी तो बच्चों इनकी एनर्जी राइज अप होगी कि नहीं होगी? रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है। देखो दोबारा देखो, इस एक्सिस को बच्चों हमने क्या माना है? इस एक्सिस को हमने जेड एक्सिस माना है। लेट अस अंडरस्टैंड, ये जेड एक्सिस है और ये बीच में सेंट्रल एटम प्रेजेंट मान के चलो आप, ठीक है। अगर कोई लाइगेंड यहां से आता है, कहां से? यहां से आता है, तो यहां पर तो डी जेड स्केल का मतलब क्या है बच्चों? ये जेड एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो मतलब ये लिगेंड, ये ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट है? ऐसे करके यहां और ऐसे करके यहां, ये ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट है। तो यहीं से लिगेंड आता है, तो ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन बच्चों और लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? अगर रिपल्शन होगी तो बच्चों एनर्जी राइज अप होगी। अब इसके निशान लगाओ, आप लिख लो एनर्जी इंक्रीज्ड। समझ रहे हो आप इस बात को? अब देखो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो आप, अब मैं बताता हूं आपको कि ये एक्सिस मान के चल रहे हैं, ये ऐसे करके चल रहे हैं और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अब लाइगेंड यहां से आता है ऑन द एक्सिस, मान लो इसको ऐसे एक्सिस मान ली हमने, ऐसे टेढ़ी यहां से मार्कर से इस छोटी उंगली तक एक्सिस होगी, इससे यहां तक एक्सिस होगी। लाइगेंड ऐसे ही आ रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे, पर आप देखोगे कि ऑन द एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। कैसे? ये देख लो बच्चों, दोबारा बता देता हूं आपको मैं। ये देखो, इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों? वाई एक्सिस। इसको मैंने मान लिया जेड एक्सिस। अगर लाइगेंड आएगा इस तरीके से, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये लाइगेंड यहां पे लिख देता, सॉरी वाई एक्सिस वाला समझो, अगर ये लाइगेंड आ रहा है एल वाई इस तरफ, तो ये इसके हिसाब, इस मेटल के हिसाब से अगर देखोगे तो ऐसे ये ऑन द एक्सिस ये प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? ऑन द एक्सिस ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा कि नहीं? इस साइड देखोगे तो ऐसे होगा, ऑन द एक्सिस ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा कि नहीं? लाइगेंड आ रहा है, लाइगेंड के पास क्या? इलेक्ट्रॉन, मेटल ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में रिपल्शन होगी कि नहीं होगी? अगर इसी तरह देखो एल एक्स मतलब जो लिगेंड एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल ये देख लो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है। मैंने बताया था इसको याद रखना, ऑन द एक्सिस प्रेजेंट कर रखा है हमने। समझ रहे हो? अगर ये लिगेंड इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी। अगर रिपल्शन होगी बच्चों तो एनर्जी राइज अप होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। अब आप बोल सकते हो कि इसकी भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। परंतु अब देखोगे आप, अब मैं बताता हूं आपको, एक मिनट रुको, दोबारा बना देता हूं ये स्ट्रक्चर में। ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई मान ली, ये जेड मान ली, ठीक है बच्चों। परंतु ये ऑर्बिटल है इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। कैसे? देख लो, ये दो के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट? ये देख लो, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। ये एक्सिस ऐसे नहीं है बच्चों, लाइन ये ऐसे है, आपको बताया मैंने, ये बाहर की तरफ ऐसे है, ये लाइन पे समझ लो, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ कोई लोन पेयर आता है तो इसके ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, जिस तरह पिछली बार थी, तो इसकी एनर्जी राइज अप नहीं होगी। तो इसी तरीके से इन तीनों की एनर्जी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, इन दोनों की एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। अब समझते हैं और देखते हैं बच्चों आगे थोड़ा सा। एनर्जी राइज अप कौन सी की हुई बच्चों? डी जेड स्क्वायर की, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हुई, और एनर्जी में चेंज किस में नहीं आया? डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में, डी जेड एक्स में, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब तक कोई लाइगेंड नहीं आता तो इन पांचों की एनर्जी सेम रहती है। जब लाइगेंड इसको अप्रोच करना शुरू करता है तो थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी, मतलब ये एनर्जी यहां ऐसे एनर्जी है बच्चों, ये ई है,
और जब लिगेंड बिल्कुल अप्रोच कर लेता है तो आपको मैंने बताया जैसे कि इन दोनों की तो एनर्जी ज्यादा राइज अप होती है। अगर इनकी एनर्जी राइज हो रही है तो इनको ऊपर लिखो, इनकी एनर्जी ज्यादा है, और इनकी एनर्जी राइज नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसको मैं नीचे लिखूंगा। ये कौन सा हो गया, डी जेड स्क्वायर मान लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऐसे एनर्जी राइज अप होती है बच्चों, समझ रहे हो आप इस बात को? तो बच्चों इस टॉपिक को आज यहीं खत्म करते हैं क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। ये थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, कल इसको थोड़ा सा दोबारा समझेंगे और फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है? तो बच्चों इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ आप मेरा चैनल कीमोफोबिया, कौन सा चैनल, कीमोफोबिया, कीमोफोबिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा, नोट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। अगर कोई भी इस क्लास में जो डाउट आ रहा है, अगर आप डाउट पूछोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको उस पे मतलब कीमोफोबिया नाम के चैनल पे मिलेगा, ठीक है? कीमोफोबिया चैनल पे मिलेगा। उस कीमोफोबिया बच्चों चैनल में मैंने फोटो लगाई हुई है, कीमोफोबिया नाम लिखा हुआ है कीमोफोबिया फोटो में, तो बच्चों उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो आप प्रॉब्लम पूछोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन उसी चैनल पे डालूंगा। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।